Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं जिस विषय को आपके सामने लाई हूँ उसका नाम है परिवर्तन और विकास के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस थ्रू चेंज एंड डेवलपमेंट। हम आज के व्याख्यान संख्या 4 में बात करेंगे चेंज मॉडल्स की। हमने पिछले व्याख्यान में भी 2 चेंज मॉडल्स की बात करी थी, जो कि था लेविन और रोनाल्ड लिपिट का चेंज मॉडल। इसमें हम बात करने वाले हैं अडकर मॉडल की, जो कि प्रोस्काई कंपनी द्वारा बनाया गया है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि बर्क-लिटविन मॉडल क्या है, यह कैसे कार्य करता है, और अंत में हम बात करने वाले हैं लेविट के डायमंड मॉडल की। क्यों उसको डायमंड मॉडल कहा गया है, हम इन सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अडकर मॉडल ऑफ चेंज की। क्या है ये अडकर मॉडल? अडकर मॉडल कंपनी प्रोस्काई द्वारा बनाई गई एक परिवर्तन की प्रबंधन पद्धति है, यानी कि मैनेजमेंट मेथड है। इस कंपनी ने यह सोचा कि चेंज किस तरीके से, चेंज के क्या आयाम हैं, किस तरीके से चेंज लाया जाता है, परिवर्तन लाया जाता है, इसके लिए इन्होंने एक प्रबंधन पद्धति बनाई। अगर हम अडकर मॉडल की बात करें तो अडकर मॉडल, या ये मानिए इस मॉडल का जो उद्देश्य है वह यह देखना है कि कंपनी के प्रत्येक व्यक्ति को बदलाव में मदद किस तरीके से करी जा सकती है और किस तरीके से हम कार्यस्थल में संगठनात्मक परिवर्तनों का मार्गदर्शन हो सकता है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। जब हम बात करते हैं अडकर मॉडल की तो हमारा फोकस इस पे भी रहता है कि किस तरीके से हम अपने कर्मचारियों, व्यक्तियों में बदलाव लाएं, क्या प्रोसेस, क्या प्रणाली, क्या स्टेप्स फॉलो करें। तो अडकर मॉडल जो है वो एक आउटकम ओरिएंटेड, यानी कि परिणाम उन्मुख पद्धति है। आप पहले यह सोचते हैं कि आपका परिणाम क्या होगा और उसके हिसाब से आप परिवर्तन की बात करते हैं। आपके जितने भी स्टेप्स हैं, आप उस सारे स्टेप्स में, उन सारे चरणों में यह फोकस रखते हैं अपना कि किस तरीके से, किस पद्धति से आप बदलाव को लाएंगे। साथ ही साथ जब हम अडकर मॉडल की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य संगठनात्मक परिवर्तन के प्रतिरोध को सीमित करना है। अब देखिए, जब परिवर्तन आप लेकर आ रहे हैं संगठन में तो ये यकीन मानिए कि साथ ही साथ उसके जो आएगा वो आएगा प्रतिरोध। हर कर्मचारी आपके परिवर्तन के साथ नहीं खड़ा होगा, शुरुआत में तो कम से कम। हाँ, आखिर तक तो आपको कन्वर्ट करना ही चाहिए, लेकिन शुरुआत में हर कर्मचारी आपके परिवर्तन में साथ में नहीं खड़ा होगा। या मैं कहूँ सिर्फ कर्मचारी की भी बात नहीं, जैसे अगर हम कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास उपयुक्त रिसोर्सेज ही नहीं हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का ही फैक्टर हो जाता है। तो जब वह हर कोई तो आपके साथ नहीं होगा, तो आप कैसे उन रेजिस्टेंट फोर्सेस को पहचानते हैं, यह अडकर मॉडल आपको बताता है। तो अडकर मॉडल में हम लोगों का साथ देंगे कि किस तरीके से वह बदलाव लाएं। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे परिवर्तन को, हमारे बदलाव में
अटकलें डाल रहा है। जब हम इस मॉडल की बात करते हैं तो यह मॉडल देखा गया है कि दो चीज़ों पर आधारित है। पहली चीज़ तो यह है, लोग बदलते हैं, संगठन नहीं। इसका क्या मतलब है? हम तो संगठनात्मक परिवर्तन की ही बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि संगठन नहीं बदलते। तो अगर आप सोचें तो संगठन नहीं बदल रहा है, उसमें कार्यरत लोग, उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका, यह बदल रही है। उनका स्किल सेट, कौशल, तकनीक जो वह इस्तेमाल करते हैं वह बदल रही है। हाँ, हम बोलते ज़रूर हैं उसको संगठनात्मक परिवर्तन, लेकिन आप ये सोच के देखिए, अगर आपका कर्मचारी, आपके लोग अगर बदलाव नहीं ला रहे हैं तो क्या आप संगठन में बदलाव ला पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि लोग बदलते हैं। चेंज हैपन्स एट द इंडिविजुअल लेवल। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें तो सफल परिवर्तन तब होता है जब व्यक्तिगत परिवर्तन और संगठनात्मक परिवर्तन में मेल हो। आपके कर्मचारी तब तक परिवर्तन नहीं लाएंगे जब तक उन्हें ऐसा लगेगा कि संगठन तो किसी और चीज़ की बात कर रहा है, उसके मूल्य कुछ और हैं और हमारी वैल्यूज़, हमारे मूल्य कुछ और हैं। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा जब हम अटकर मॉडल की बात करते हैं, और ये इन्हीं दो चीज़ों पर आधारित है। इसके अलावा जब हम अटकर मॉडल में बात करें तो इसको मैं और डिटेल में आगे बताऊंगी, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि अटकर का मतलब क्या है। यहाँ पर ए से होता है अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, डी से होता है डिजायर यानी कि इच्छा, के से है नॉलेज यानी कि ज्ञान, ए से है एबिलिटी यानी कि क्षमता, और आर से है रीइंफोर्समेंट यानी कि सुदृढ़ीकरण। तो ये है अटकर मॉडल। अभी हम इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा समझते हैं। जब हम जागरूकता और इच्छा की बात कर रहे हैं, यानी कि अवेयरनेस और डिजायर की बात कर रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यह हमें, ये जो स्टेजेस हैं अटकर मॉडल की, ये दोनों स्टेजेस हमें यह बताती हैं कि वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने का उद्देश्य क्या है, परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है। जहां परिवर्तन की आवश्यकता है लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है परिवर्तन, ऐसा क्यों। इसके अलावा जब हम चेंजिंग स्टेज या फिर ट्रांजिशन में होते हैं, या जब हम परिवर्तन की चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो उस के बारे में जो बात होती है वो ज़्यादातर बात होती है नॉलेज और एबिलिटी यानी कि ज्ञान और क्षमता की उत्पत्ति होती है उससे। जब हम रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो रीइंफोर्समेंट हमारा रिलेशन रखता है फ्यूचर से। क्यों? क्योंकि हम जब परिवर्तन लेकर आ चुके हैं तो आगे आने वाले समय में ही हम उसका सुदृढ़ीकरण करेंगे, हम उसको रीइंफोर्स करेंगे। जब हम अटकर मॉडल की बात करते हैं तो प्रोस्काय ने परिवर्तन के व्यावसायिक आयाम यानी कि बिजनेस डायमेंशन को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया था। देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ों पर इसमें फोकस किया। उन्होंने जिस पर फोकस किया, उन्होंने कहा कि हमें यह समझने की ज़रूरत है कि व्यवसाय की आवश्यकता या अवसर है क्या, अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास, हम उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये हमारे व्यवसाय, हमारे संगठन के लिए अच्छी है। तो जब हम बिजनेस डायमेंशंस की बात करते हैं तो अटकर मॉडल इन्हीं सब चीज़ों के आसपास की बात है। हम ये देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हम उसका स्कोप क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं। साथ ही साथ हम बिजनेस सॉल्यूशन यानी कि व्यवसायिक समाधान, अगर आपके व्यवसाय में कोई परेशानी है
कोई दिक्कत है जिसकी वजह से आप परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, तो कौन से सॉल्यूशंस, किस तरीके के समाधान आप डिज़ाइन करेंगे? आप कौन सी नई प्रणालियाँ बनाएंगे, प्रोसेसेस बनाएंगे, प्रक्रियाएं बनाएंगे, संरचनाएं बनाएंगे, जिससे कि आपका या आपके संगठन में परिवर्तन आ सके। इसके अलावा हम नई प्रोसेसेस की जब हम बात करते हैं तो हम उन्हें विकसित करते हैं। हम ये देखते हैं कि क्यों ज़रूरी है कि नई प्रक्रियाएं आएं, नई प्रक्रियाएं विकसित की जाएं। साथ ही साथ उन सॉल्यूशंस को लागू किया जाता है संगठन में, जिससे कि संगठन विकास की ओर बढ़ सके। अब हम बात करेंगे इसकी 5 स्टेजेस की, यानी कि जागरूकता, इच्छा, ज्ञान, क्षमता और सुदृढ़ीकरण। एक एक स्टेज की बात करते हैं। सबसे पहली स्टेज है जागरूकता, यानी कि अवेयरनेस अडकर मॉडल में। क्या आप कोई परिवर्तन बिना जागरूकता पैदा किए ला सकते हैं? नहीं। बहुत सारे संगठन यही गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है, उन्हें समझ आ गया, जो लोग शीर्ष प्रबंधन पर बैठे हैं उन्हें लगता है, उन्हें समझ आ गया ये बदलाव, ये परिवर्तन तो सबको समझ आ गया। ये गलत है। आपको बहुत ज़रूरी है किसी भी परिवर्तन को सफल रूप से आगे लेके जाने के लिए कि लोगों के बीच में, अपने कर्मचारियों के बीच में उसके लिए जागरूकता पैदा करें। आप सिर्फ संचार नहीं करना है, कम्युनिकेट नहीं करना है, सिर्फ बताना नहीं है कि ये बदलाव क्या है या ये बदलाव क्यों ज़रूरी है। उनको समझाना है, उनको उनके अंदर जागरूकता पैदा करनी है कि यह बदलाव क्यों ज़रूरी है, इस बदलाव से उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, हमारी वर्तमान स्थिति क्यों अच्छी नहीं है, या वर्तमान प्रणाली कह लीजिए, या वर्तमान प्रोसेसेस बोल लीजिए, या वर्तमान उत्पाद बोल लीजिए, प्रोडक्ट्स बोल लीजिए, सर्विसेज बोल लीजिए, जिसमें भी आप बदलाव लाना चाहते हैं वह क्यों अच्छा नहीं है। यह जागरूकता अगर आपके कर्मचारियों में नहीं आ पा रही है तो आप परिवर्तन अच्छे से नहीं ला पाएंगे। तो यह देखिए। इसके अलावा साथ ही साथ अवेयरनेस यानी कि जागरूकता की स्टेज ये कहती है कि परिवर्तन के पीछे के कारण क्या हैं। क्या वाकई में ज़रूरी है आपको परिवर्तन करना, या आप इसके बिना रह सकते हैं? क्योंकि हर परिवर्तन ज़रूरी नहीं होता। अगर आप कुछ परिवर्तनों के बिना रह सकते हैं तो आप मत जाइए उसके लिए। तो आप ये समझिए कि क्या आपके संगठन के लिए ये ज़रूरी है। अगर हाँ तो बिल्कुल आगे बढ़िए। आपको कारण से सहमत होना हो चाहिए सभी कर्मचारियों को कि जो कारण दिए जा रहे हैं क्या ये वाजिब हैं, क्या ये सही है, कि इसलिए हमें परिवर्तन की ज़रूरत है तो इसलिए हम ला रहे हैं। तो आप आगे बढ़िए। साथ ही साथ इस स्टेज पे हम उस परिवर्तन के लाभ क्या होंगे उन पर भी फोकस करते हैं। हाँ, जब हम लाभ की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिए लाभ के साथ साथ कुछ हानि होगी। कुछ हो सकता है उसमें भी नेगेटिव बात हो, तो उसको भी देखिए, आप उसको भी समझिए। वो समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसको समझकर आप उसका निदान कर सकते हैं, आप उसका कुछ समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने देखा ही नहीं उसको तो फिर हर चीज़ के सिर्फ लाभ ही तो नहीं होंगे। देखिए कि अगर कोई हानि हो रही है तो उस हानि को आप कैसे सही कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्टेज में जब हम बात करते हैं अवेयरनेस या जागरूकता की, तो अपनी टीम को, अपने कर्मचारियों को प्रेरित करिए कि वह आपसे सवाल पूछें, प्रश्न पूछें इस बदलाव को लेकर। यकीन मानिए अगर वह प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं।
लेकिन अगर वह प्रश्न नहीं पूछ रहे तो हो सकता है उनके मन में कुछ और ही है, या तो वह परिवर्तन को देखना ही नहीं चाहते हैं इसको। तो उनको प्रेरित करिए। और देखिए, प्रश्न पूछने से क्या होगा कि और नई चीजें खुलकर सामने आएंगी। तो यह हमेशा अच्छी चीज होती है। और हमेशा याद रखिए, बातचीत को वन डायरेक्शनल, एक तरफा मत रखिए। यह नहीं कि आप शीर्ष प्रबंधन लेवल पर हैं तो आप ही बस बोल रहे हैं, या आप चेंज एजेंट हैं तो बस आप ही उन्हें बता रहे हैं कि हमने तो सब तुमको बता दिया कि परिवर्तन ऐसे होना है। नहीं, टू डायरेक्शनल रखिए। जब हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, जागरूकता की बात कर रहे हैं, तो टू डायरेक्शनल रखिए। आप उनकी भी बातें सुनिए, आप उनको जवाब भी दीजिए, उनके कोई प्रश्न है तो उनको उनकी बातें कहने दीजिए। तो इससे जागरूकता पैदा होगी आपके परिवर्तन के लिए। ये सबसे पहली स्टेज होती है अडकर मॉडल में। दूसरी स्टेज है इच्छा, यानी कि डिजायर। अब देखिए, आपने जागरूकता तो पैदा कर दी, लेकिन क्या जागरूकता पैदा करने से ये गारंटी हो गया कि आपका कर्मचारी परिवर्तन से खुश है? नहीं, यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग ये मान लेते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट में या चेंज लीडर होते हैं या चेंज एजेंट, उनकी ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि वह मानते हैं कि हमने जागरूकता पैदा कर दी, हमने लोगों को बता दिया कि इसके लाभ क्या हैं, तब वह आसानी से चेंज को या परिवर्तन को अडेप्ट कर लेंगे। नहीं, जब तक उनके अंदर की इच्छा, डिजायर नहीं होगी उस परिवर्तन को लाने के लिए, सिर्फ जागरूकता से काम नहीं चलता है। तो परिवर्तन करने की इच्छा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। परिवर्तन को अपनाने के लिए आपको उसकी इच्छा तो रखनी होगी ना। जो परिवर्तन के नेता होते हैं उनको नामित करिए, उनको आइडेंटिफाई करिए। देखिए, सिर्फ एक लीडर से काम नहीं चलेगा। अगर चेंज है तो, अगर परिवर्तन है, संगठनात्मक परिवर्तन की बात कर रहे हैं आपको और लोगों की मदद चाहिए होगी। तो इसमें आप ये देखिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ हैं, आपके परिवर्तन के साथ हैं। उन्हें चेंज लीडर बनाइए, चेंज चैंपियन बनाइए और उनके साथ आगे बढ़िए, क्योंकि उनमें इच्छा है परिवर्तन की और वो आपको मदद कर सकते हैं और लोगों के अंदर भी इच्छा डेवलप करने के लिए। इसी के साथ साथ जब हम इच्छा की बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि बहुत ज़्यादा, जब भी हम परिवर्तन की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा उस परिवर्तन से संगठन को क्या फ़ायदा होगा उस पर फोकस ना करते हुए, हम अगर इस पर फोकस करें कि उस कर्मचारी को क्या फ़ायदा होगा, तो उसमें इच्छा ज़्यादा बढ़ेगी। अब जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं, आजकल बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने प्रोफेसर्स को, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को, एसोसिएट प्रोफेसर्स को कहते हैं कि आप अपना रिसर्च वर्क भी बढ़ाइए, एकेडमिक्स के साथ साथ, टीचिंग के साथ साथ। तो उसके अलग फ़ायदे होते हैं किसी भी संगठन को कि जितना अच्छा रिसर्च वर्क उस यूनिवर्सिटी के लोगों का होगा, कर्मचारियों का होगा, प्रोफेसर्स का होगा, तो संगठन को, उस यूनिवर्सिटी को अपने अलग फ़ायदे हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि उसके साथ साथ उस प्रोफेसर को जो कि अपना रिसर्च पेपर लिख रहा है, अच्छे जर्नल में छाप रहा है, उसको भी तो बहुत फ़ायदा है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उसी को है। तो अगर आप अपने प्रोफेसर्स को इस तरीके से समझा पाएंगे कि क्यों ज़रूरी है रिसर्च पर भी फोकस करना, तो वह समझेंगे, उनके अंदर इच्छा बढ़ेगी, डिज़ायर डेवलप होगी कि हमें भी रिसर्च पेपर लिखना है और अच्छे जर्नल को टारगेट करेंगे वो, क्योंकि हमने जागरूकता के साथ साथ उन्हें इच्छा भी, उन्हें डिज़ायर भी डेवलप करी उनके अंदर। तो कंपनी के फायदे का प्रचार ज़्यादा ना करते हुए आप इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर उसको क्या फ़ायदा हो रहा है उस पर फोकस करिए, उससे
इच्छा और दृढ़ बनती है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी समझिए थोड़ा सा कि लोग प्रतिरोध कर क्यों रहे हैं, क्यों इतना जागरूक करने के बाद भी वह अभी भी अपनी इच्छा से वह बदलाव नहीं लाना चाहते। तो यह देखिए, इसके अलावा यह देखिए कि सक्रिय बनाम निष्क्रिय प्रतिरोध होता है, मतलब कि एक्टिव और पैसिव रेजिस्टेंस। देखिए, जब हम सक्रिय की बात कर रहे हैं तो आपको सामने वाला दिख रहा है कि वो प्रतिरोध कर रहा है आपके परिवर्तन का, वो आपके लिए अच्छी बात है, कम से कम आपको दिख रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग निष्क्रिय रूप से भी प्रतिरोध करते हैं, उसका विश्लेषण करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पैसिव तरीके से कर रहे हैं। तो ये होती है कि किस तरीके से आप इच्छा, डिजायर को डेवलप कर सकते हैं। तो पहले चरण में हमने अवेयरनेस डेवलप की, जागरूकता डेवलप करी। दूसरे चरण में हमने इच्छा शक्ति को डेवलप किया कि किस तरीके से वह खुद ही आगे बढ़ने की इच्छा रखें। अब हम आते हैं तीसरे लेवल पर अडकर मॉडल के, जो है नॉलेज यानी कि ज्ञान। इस चरण में मुख्य रूप से हम कर्मचारियों के प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और शिक्षा यानी कि एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, आपके कर्मचारी को यह समझ है कि हाँ, उसको क्यों बदलाव लाना है, वह उसके लिए जागरूक है, उसके अंदर इच्छा शक्ति भी है, दृढ़ इच्छा शक्ति है उस बदलाव को लाने के लिए, लेकिन उसके पास ट्रेनिंग नहीं है। जैसा अभी मैंने जब लेवेंस का मॉडल समझाया था तब मैंने आपसे बात करी थी कि जब गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स में कंप्यूटर आए थे तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको यह समझ आया, जो जागरूक हुए कि हाँ, क्यों ज़रूरत है कंप्यूटर्स की। बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे कर्मचारियों में ये दृढ़ इच्छा शक्ति भी बनी कि हमें कंप्यूटर को लेकर आना है अपने कार्यों के लिए, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था कि उस कंप्यूटर को चलाया कैसे जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना है, उन्हें प्रशिक्षण देना है, यानी कि ट्रेनिंग देनी है। जब हम प्रोस्काय के अडकर मॉडल की बात करते हैं तो उन्होंने दो मुख्य रूप से ज्ञान पर जोर दिया है। पहला, यह जानना कि परिवर्तन कैसे करना है, करना कैसे है परिवर्तन। दूसरा, यह जानना कि भविष्य की स्थिति में कैसा प्रदर्शन करना है। पहली चीज तो ये कि परिवर्तन करना कैसे है। दूसरा, कि हम उस प्रदर्शन की, या ये कहिए कि कैसा प्रदर्शन आप करेंगे, हाउ टू परफॉर्म। तो ये दो चीजों पर बात करते हैं। और मुख्य रूप से जब हम ज्ञान और नॉलेज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अपने कर्मचारी को प्रशिक्षित करने के लिए, उसे और शिक्षित करने के लिए, उस परिवर्तन के लिए, उसके अंदर स्किल सेट डेवलप करने के लिए। ये थी तीसरा चरण। अब हम चौथे पर चलते हैं, जो है एबिलिटी अडकर मॉडल में, जिसको हम क्षमता के रूप में जानते हैं। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि हमने जागरूकता पैदा करके दृढ़ निश्चय हो गया, सामने वाले को हमने प्रशिक्षित कर दिया, तो अब ये एबिलिटी क्या है? ये सुनिश्चित करिए कि आपके कर्मचारियों में परिवर्तन करने की क्षमता है भी कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप नॉलेज तो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला एबल नहीं बन पाता। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं, बहुत सारे लोग, आप सब लोग MS धोनी के बहुत बड़े फैन होंगे। एक उनका बड़ा ही फेवरेट शॉट होता है हेलीकॉप्टर शॉट। तो उसके बारे में बहुत लोगों को ज्ञान है कि किस तरीके से वो शॉट लिया जाता है, लेकिन हर कोई एबिलिटी नहीं रखता
या हर कोई एबल नहीं है या हर किसी के पास क्षमता नहीं है उस शॉट को मारने की। बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ इस तरीके से शॉट मारा जाएगा, इस ऐसे आप खड़े होइए, ऐसे बैट को पकड़िए, बहुत सारा ज्ञान नॉलेज है उनके पास, लेकिन फिर भी जब बॉल उनके सामने आती है तो वो एबिलिटी नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि किस तरीके से वो शॉट मारा जाए। तो प्रोस्काई के अटकर मॉडल में इस पर भी बेहद जोर दिया गया कि आप ये देखिए आपके कर्मचारियों में क्षमता है या नहीं। आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, क्या वह कुछ सीख पा रहे हैं उस ट्रेनिंग से? क्या वो उस नॉलेज को ग्रहण भी कर पा रहे हैं कि नहीं? तो इस पर आप फोकस करिए। और सिर्फ इसलिए कि आपकी टीम बदलाव को समझती है, इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं होता कि वह परिवर्तन लेकर आ सकती है, नहीं, उसमें क्षमता होना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कहते हैं हमें कोई आईएएस का एग्जाम क्रैक करना है या कोई भी चीज़, उनके पास सब रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास सब तरीके की किताबें हैं, उन्होंने कोचिंग भी ज्वाइन किया है, अपने दोस्तों से भी पढ़ते हैं, अपने सीनियर्स से भी पढ़ते हैं, सब रिसोर्सेज हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की एबिलिटी उन नहीं है, क्षमता ही नहीं है। तो इस पर भी आप देखिए, सिर्फ जागरूकता पैदा करने से, इच्छा शक्ति दृढ़ करने से चीज़ें नहीं होती, आपको अपनी पहले एबिलिटी पर वर्क करना पड़ेगा, स्किल सेट पर वर्क करना पड़ेगा। अब आपको कुछ अभ्यास करने और विश्लेषण करने की भी आवश्यकता है कि क्या अच्छा होता है और क्या नहीं, आपको यह भी देखना होता है जब हम एबिलिटी की बात करते हैं, और उसके हिसाब से आप एडजस्टमेंट्स करिए, समायोजन करिए। अब हम बढ़ते हैं आखिरी चरण पर अटकर मॉडल के, जो होता है सुदृढ़ीकरण, रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट, जैसा कि हमने लेवेंस के मॉडल में बात किया था, रीफ्रीज करना, स्टेबलाइज करना, स्थिर करना, तो अटकर के मॉडल में भी लास्ट में यही बोला जाता है कि जो भी आप चेंजेस लेकर आए हैं, आपने लोगों को समझाया, बताया, स्किल सेट डेवलप किया, अब वो स्थिर करिए जिससे कि लोग फिर से अपने पुराने व्यवहारों पर ना चले जाएं, पुराने तौर तरीकों पर ना चले जाएं। आपने जो नई चीज़, जो नया परिवर्तन आप अपने संगठन में लाए हैं, वह उस लेवल पर आकर स्थिर हो। तो यह बेहद ज़रूरी होता है, स्थिरता लाना। अब अगर हम अटकर मॉडल के लाभ की बात करें तो यह एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण है, व्यवहारिक दृष्टिकोण है, थ्योरेटिकल नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, और बड़े पैमाने पे बहुत सारे संगठन इसको इस्तेमाल भी करते हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की भी बात करें तो उसी के एक प्रबंधक ने कहा कि अटकर मॉडल अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण मॉडल है जिसको ध्यान में रखते हुए हम परिवर्तन ला सकते हैं। इसमें अगर आपने देखा हो तो हमने नॉलेज और एबिलिटी की बात करी, तो अगर आपके कर्मचारियों के पास नॉलेज या एबिलिटी नहीं है तो आप उनको प्रशिक्षित करेंगे, आप उनको और स्किल सेट डेवलप करेंगे। तो इस मॉडल का सबसे बड़ा लाभ यही है कि आप अपने कर्मचारियों को और सशक्त बनाते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके नुकसान या हानि की बात करें तो इस मॉडल में दीर्घकालीन रणनीति बनाने की आवश्यकता को नज़रअंदाज किया गया है। इसमें जो बहुत ज़्यादा फोकस रखा गया है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म नियोजन पर रखा गया है। इसके अलावा जब हम इस मॉडल की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस इस मॉडल के थ्रू नहीं इम्प्लीमेंट हुए हैं। और एक और बात, इस मॉडल में कहा गया है, बहुत सारे रिसर्चर्स इसको मानते हैं कि इसमें हमने बहुत ही ज़्यादा कर्मचारी फोकस हो गए हैं कि हमें उनको किस तरीके से और स्किल सेट डेवलप करना है। हालांकि ये बहुत बड़ी हानि नहीं है, लेकिन सिर्फ लोगों पर ही फोकस अगर हम करेंगे,
अगर हम प्रोसेसेस नहीं देख रहे, हम प्रणालियां नहीं देख रहे, हम प्रतिक्रिया नहीं देख रहे, हम स्ट्रक्चर नहीं देख रहे कंपनी का, और हम सिर्फ अपने लोगों की बात कर रहे हैं, तो वह भी कुछ हद तक गलत हो जाता है। लोगों को सशक्त करना अच्छी बात है, लेकिन बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करना थोड़ा सा सही नहीं रहता जब हम एक संगठनात्मक लेवल पर के स्तर पर परिवर्तन की बात करते हैं। तो चलिए, अब हम जिस पर बात करेंगे वह है बर्क-लिटविन का चेंज मॉडल। बर्क-लिटविन का चेंज मॉडल 1992 में जॉर्ज एच लिटविन और डब्ल्यू वॉर्नर बर्क ने दिया था। यह मॉडल जिस पर फोकस करता है वो होता है संगठनात्मक डिज़ाइन। यह मॉडल कहता है कि संगठनात्मक डिज़ाइन के 12 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, और जब भी हम कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें यह देखना ज़रूरी है कि इन क्षेत्रों में क्या क्या प्रभाव आ रहा है, या इन क्षेत्रों से किस तरीके का प्रभाव हम डाल सकते हैं। ये जो 12 प्रमुख क्षेत्र हैं, इसको 4 संगठनात्मक चरों यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल्स में डिवाइड किया गया। ये मैं आपको बताती हूँ कि जो ये मॉडल है, मॉडल के 2 मुख्य उपयोग हैं। या तो संगठन के भीतर किसी समस्या का निदान यानी कि डायग्नोज करना कोई प्रॉब्लम, और जब वो प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई है तो उससे रिलेटेड एक कार्य योजना बनाना कि आप उसको कैसे कार्य करेंगे। सबसे पहले आपको यह देखने की जरूरत होती है कि परिवर्तन आ कहां से रहा है। जैसा कि मैंने बोला कि 12 प्रमुख क्षेत्र हैं, मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि कौन कौन से 12 प्रमुख क्षेत्र हैं। उनमें आपको देखना होगा कि कहां कहां पे चेंज की आवश्यकता है, कहां पर चेंज आ रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है दूसरे केंद्रों पर। तो जब हम बर्क-लिटविन मॉडल की बात करते हैं तो इसको हमने मूलतः 3 चरणों में विभाजित किया हुआ है। चरण पहला जो है वह परिवर्तन की आवश्यकता कहां से आ रही है, इस पर बात करता है कि कौन से वो चर हैं या वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से हमें परिवर्तन लाना है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि परिवर्तन की पहल तत्वों के 4 समूहों में से एक में केंद्रित होगी, और यह जो 4 समूह हैं वह है बाहरी वातावरण यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दूसरा होता है परिवर्तनकारी कारक यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल फैक्टर्स। इसमें कंपनी के मिशन, विजन, कल्चर ये सब आते हैं। इसके अलावा लेन देन संबंधी कारक होते हैं यानी कि ट्रांजैक्शनल फैक्टर्स, जिसमें हम बात करते हैं आपके संगठन के वातावरण की, वर्किंग एनवायरनमेंट की, वर्किंग सिस्टम्स की, टास्क रिलेशनशिप्स की, और आखिरी में होता है प्रदर्शन, जो कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल स्तर दोनों पर होता है। तो अब हम देखते हैं कि यह जो 4 वेरिएबल्स हैं जिसमें और 12 मुख्य केंद्र हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि बाहरी वातावरण को दर्शाता है, मिशन एंड स्ट्रैटेजी, लीडरशिप यानी कि नेतृत्व, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर यानी कि संगठनात्मक संस्कृति, ये परिवर्तनकारी कारक को दर्शाता है। यह माना जाता है कि कोई भी अगर संगठनात्मक स्तर पर परिवर्तन आ रहा है तो मूलतः इनमें परिवर्तन जरूर आ रहा है। इनमें परिवर्तन आए बिना हम ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज यानी कि परिवर्तनकारी परिवर्तन की कामना नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो लेन देन संबंधी कारक हैं वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, प्रबंधन प्रक्रियाएं, वर्क क्लाइमेट, सिस्टम्स एंड पॉलिसीज, टास्क रिक्वायरमेंट, मोटिवेशन और इंडिविजुअल नीड्स। इसके साथ ही चौथा वेरिएबल जो होता है वो इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस यानी कि व्यक्तिगत और संगठनात्मक प्रदर्शन। यह माना जाता है कि यह जो 12 केंद्र हैं किसी भी संगठन के मुख्य केंद्र होते हैं।
जब भी हम परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें यह देखना है कि इन कौन से केंद्रों से परिवर्तन निकल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला, ट्रांसफॉर्मेशनल फैक्टर्स जो कि परिवर्तनकारी कारक होते हैं। परिवर्तनकारी कारक इसमें 3 हैं: मिशन एंड स्ट्रैटेजी, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर यानी कि संगठनात्मक संस्कृति। अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो ये 3 बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं परिवर्तन लाने में, अगर हम संगठन स्तर पर परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो समझते हैं ये 12 केंद्र आखिर हैं क्या। तो पहले स्टेज में, पहले चरण में हमने यह देखा कि कहां से आवश्यकता महसूस करी जा रही है परिवर्तन की। अब हम दूसरे चरण में हम यह देखेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है इन 12 मुख्य केंद्रों को ध्यान में रखते हुए। असेसेस करंट सिचुएशन यानी कि वर्तमान स्थिति का आंकलन करेंगे। सबसे पहले हम अपने बाहरी वातावरण में देखेंगे। हम ये देखेंगे परिवर्तन का कारण क्या है, ऐसा क्या हो रहा है हमारे बाहरी वातावरण में। क्या हमारे ग्राहक की टेस्ट प्रेफरेंस बदल रही है? क्या हमारे कॉम्पिटिटर नई तकनीक ला रहे हैं? क्या हमारी गवर्नमेंट कोई नई प्रतिक्रिया लेकर आई है? कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम परिवर्तन ला रहे हैं? तो बाहरी वातावरण में हमें यह देखना है कि वहां पर क्या क्या कारण है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से हम ड्राइव कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं संगठन में परिवर्तन लाने के लिए। तो ये एक वेरिएबल हो गया। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि हमारी संगठन की मिशन और रणनीति क्या है। क्या हमारे संगठन का कोई स्पष्ट मिशन है या हमारा कोई विजन ही नहीं है, या मिशन है भी तो हम उसके हिसाब से नहीं चलते या उसके हिसाब से कार्य नहीं करते। अगर कोई मिशन है तो यह है क्या? क्या यह हमारे जो हम परिवर्तन की सोच रख रहे हैं उससे मिल रहा है या उससे अलग है? क्या हमारा मिशन, हमारे कर्मचारी उस मिशन को मानते हैं या हमारे कर्मचारी उस मिशन से विपरीत चलते हैं? यह सब विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तीसरा मुख्य केंद्र जो होता है वह है नेतृत्व। आपका नेता कैसा है, उस नेता की सोच कैसी है, उस नेता का नेतृत्व स्टाइल कैसा है, लीडरशिप स्टाइल कैसा है, वह कैसी शैली का उपयोग करता है, वह ऑटोक्रेटिक लीडर है या डेमोक्रेटिक लीडर है, कैसा लीडर है, कैसा नेता है। साथ ही साथ कौन सी शैली सफल है आपके संगठन में। देखिए, जैसा कि आप लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जानते हैं कि थ्योरी एक्स थ्योरी वाई वाले लोग होते हैं। अगर थ्योरी एक्स वाले जो लोग हैं, कर्मचारी अगर आपके संगठन में थ्योरी एक्स वाले हैं और आप उनके साथ फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल चलाते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी विफलता है। क्यों? क्योंकि थ्योरी एक्स वाले लोग, उनके साथ आप कभी भी फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल में काम ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि थ्योरी एक्स वाले लोगों को हमेशा ऑर्डर लेने की आवश्यकता होती है। वे अपने आप से कोई कार्य नहीं करते, अपने आप से कोई सोच नहीं रखते। वे चाहते हैं कि उनका एक सीनियर हो जो उन्हें कार्य बताता रहे कि ये कार्य करना है। उन्हें अपने सेल्फ डेवलपमेंट की कोई डिज़ायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो इसीलिए आपको ये देखना कि जो भी वो लीडरशिप स्टाइल, नेतृत्व शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वह सही जा रही है आपके संगठन में। तो हमने जब इस मॉडल की बात करी तो इसमें हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखा, हमने मिशन स्ट्रैटेजी देखा, हमने लीडरशिप देखा। अब हम बात करेंगे संगठनात्मक संस्कृति। तो हम चरण 2 पर ही हैं और चरण 2 में हम वर्तमान स्थिति का आंकलन कर रहे हैं। हम ये देखेंगे कि हमारी संस्कृति कैसी है, हम व्यवहार के अलिखित नियम क्या हैं,
हमारे संगठन में हम किस तरीके से वैल्यूज या क्या मूल्य हैं हमारे, कैसी सोच है हमारी, यह बनाती है किसी भी संगठन की संस्कृति को। अब हम जो लेन देन के कारक थे उनकी बात करने वाले हैं। तो पहला लेन देन का कारक जो है वो है संरचना, ट्रांजैक्शनल फैक्टर्स। संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। आपको यह समझने की जरूरत होती है आपका संगठन कौन सी संरचना फॉलो करता है, लोगों और कार्यों की कैसी व्यवस्था है वहां पर, इसके अलावा कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, डिसीजन कौन लेता है, निर्णय कौन लेता है, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, या निचले स्तर के कर्मचारी भी कुछ कुछ चीजों पर निर्णय ले सकते हैं। तो ये संरचना आपको देखनी है। इसके अलावा एक और ट्रांजैक्शनल फैक्टर होता है यानी कि सिस्टम। सिस्टम हमें यह बताएगा कि प्रमुख नीतियां और प्रक्रियाएं क्या हैं, कौन सी पॉलिसीज आपकी ऐसी हैं जिससे आप अपने कर्मचारियों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको पुरस्कृत कर सकते हैं। सिस्टम क्या है आपके संगठन का। साथ ही साथ हम प्रबंधन प्रथाएं यानी कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। और मैनेजमेंट प्रैक्टिस में आपको क्या आंकलन करना है, आपको यह देखना है कि प्रबंधन शैली कौन सी है, कौन सी प्रबंधन शैली का अभ्यास आपके संगठन में हो रहा है, कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल लग रहा है, क्या वह मैनेजमेंट स्टाइल आप जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं उसके साथ है। अगर नहीं तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट स्टाइल, अपनी प्रबंधन की प्रथा बदलनी पड़ेगी और वहां आपको बदलाव लाना पड़ेगा। तो हम जो ये आंकलन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं वर्तमान स्थिति का, हम यही समझने के लिए कर रहे हैं कि हम जिस परिवर्तन की कामना कर रहे हैं उससे अभी हम कितना दूर हैं, या हमें कहां कहां पर कौन कौन से केंद्रों में बदलाव लाना है, क्योंकि ये सारे केंद्र आपस में मिले हुए हैं, जैसा कि आपने एरोस से देखा होगा उस पिक्चर में। इसके अलावा कार्य वातावरण यानी कि वर्किंग एनवायरनमेंट। वर्किंग एनवायरनमेंट हमें यह बताता है कि कर्मचारियों का मनोबल कैसा है, कैसे वो मोटिवेटेड हैं, वह एक दूसरे से किस तरीके से बात करते हैं, क्या रिलेशनशिप्स होते हैं आपस में, कितना ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर। यह हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट होता है। इसके अलावा कार्य की आवश्यकता यानी कि टास्क रिक्वायरमेंट। जो आपकी संस्था है या आपका व्यवसाय है उसमें कौन कौन से कार्य करने की जरूरत है, क्या आपके पास वो कर्मचारी हैं जो उन कार्यों को करने में सक्षम है, मतलब कि जॉब फिट है, पर्सन जॉब फिट जिसको हम बोलते हैं। कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं कि आपका एक सेल्स मैनेजमेंट ट्रेनी है या सेल्स इंटर्न है, लेकिन उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो आप सोच के देखिए, एक सेल्स इंटर्न को या सेल्स मैनेजर को कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है। प्रभावपूर्ण तरीके से बोलना उसे आना चाहिए, लेकिन अगर वो स्किल नहीं है तो इसका मतलब पर्सन जॉब फिट नहीं है। टास्क रिक्वायरमेंट क्या है कि वह लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करे, लेकिन आपके पास वो स्किल सेट नहीं है। तो टास्क रिक्वायरमेंट पहले देखिए और फिर आप ये भी देखिए कि टास्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास लोग हैं कि नहीं। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था गवर्नमेंट सेक्टर में कंप्यूटर्स जब आए, तो अब टास्क रिक्वायरमेंट क्या थी कि लोगों को कंप्यूटर पे काम करना है, लेकिन आपके पास लोग थे वैसे नहीं। तो आपको क्या सोचना पड़ा कि अगर आपको वो परिवर्तन लाना है तो आपको लोगों को प्रशिक्षित करना होगा, क्योंकि टास्क रिक्वायरमेंट अब बदल चुकी है। पहले फाइल मेंटेन होती थी, अब वो फाइल मेंटेन नहीं होगी, रजिस्टर मेंटेन नहीं होगा हाथों से लिखा हुआ। अब जो फाइल बनेगी वो कंप्यूटर में बनेगी। तो टास्क रिक्वायरमेंट बदल गया है, मतलब कि कार्य
कि क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो बदल गई हैं। इसी के साथ साथ व्यक्तिगत आवश्यकताएं और मूल्य यानी कि इंडिविजुअल नीड्स एंड वैल्यूज, आपके कर्मचारियों की भी नीड्स बदल रही हैं। वो जितने ज़्यादा सशक्त होते जा रहे हैं उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है, उन्हें पता है कि कितने घंटे उन्हें काम करना है, उन्हें कौन से पे स्केल से सैलरी लेनी है। तो यह सब उनकी आवश्यकताएं हैं और जो सही भी हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ उसमें भी बदलाव आ रहा है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि कार्य संतुष्टि सुनिश्चित करने से कि क्या प्रयास आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए आप कौन से प्रयास यूज़ कर रहे हैं कि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। इसके अलावा एक और प्रमुख मुख्य केंद्र होता है यानी कि प्रेरणा। आप कैसे मोटिवेट करते हैं अपने कर्मचारियों को, कौन सी प्रणाली है, क्या कोई रेगुलर प्रणाली है, नियमित रूप से आप उन्हें मोटिवेट करते हैं, आप उन्हें कुछ इंसेंटिव्स देते हैं जब वह अच्छा कार्य करते हैं, कौन कौन से प्रेरणा की तकनीक है, क्या क्या तरीके हैं जो आप यूज़ करते हैं, जो आप अपने कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ व्यक्तिगत और संगठनात्मक प्रदर्शन। जब हमने 4 संगठनात्मक चर की बात करी थी, ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल्स की बात करी थी, तो यह चौथा था। तो आप ये देखेंगे कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसे मापी जाती है, उत्पादकता कैसे आप मापेंगे, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से भी, व्यक्तिगत स्तर पे भी और साथ ही साथ संगठनात्मक स्तर पे भी। तो ये सारे जो कारक थे, जो या आपका ये मुख्य केंद्र जो मैंने 12 बोले, आपको अभी इनका चरण 2 में विश्लेषण करना है। आपको ये देखना है वर्तमान स्थिति में आपके ये क्या क्या हैं। अब जब आप चरण 3 पर पहुंचेंगे तो जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कंप्यूटर लेकर आना चाहते हैं, तो आपको अब समझ आ गया कि टास्क रिक्वायरमेंट क्या है कि कंप्यूटर पे कर्मचारी काम कर पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रशिक्षित करना है, उस कर्मचारी की ट्रेनिंग करानी है। तो चरण 3 में क्या हुआ, आपने यह देखा कि जो भी प्रभावित तत्व हैं उसमें क्या क्या कार्य होने हैं जिससे परिवर्तन अच्छे से आ पाए। तो इसमें यह पता लगाने के लिए कि आप मुख्य समस्या तत्व में क्या क्या बदलाव लेकर आएंगे, जब आपको यह चीज़ समझ आ गई कि कौन कौन से तत्वों में अब बदलाव की ज़रूरत है, तो आप उसी हिसाब से कार्य करेंगे कि आपको संस्कृति में लाना है बदलाव, कि आपको प्रैक्टिसेस में लाना है, सिस्टम में लाना है। तो ये बर्क-लिटविन का मॉडल जो है वह 3 चरणों में इसी तरीके से बात करता है कि पहले आप ये देखें कि आवश्यकता क्या है, दूसरा फिर आप वर्तमान स्थिति देखिए इन 12 प्रमुख केंद्रों की, और जहाँ जहाँ पे जो चीज़ की आवश्यकता है तीसरे चरण में उसे वहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं परिवर्तन प्रबंधन के लेविट के डायमंड मॉडल पर। लेविट ने डायमंड मॉडल दिया था 1960 के दशक में। हेरोल्ड जे लेविट इनका पूरा नाम है। इन्होंने जब इस मॉडल की बात करी तो इस मॉडल में मुख्य रूप से इन्होंने कहा कि अगर हमें परिवर्तन लाना है तो हमें 4 मुख्य तत्व होते हैं जिन पर फोकस करना है, या सफल परिवर्तन के लिए 4 प्रमुख तत्वों पर विचार करना आवश्यक है, जो कि होते हैं लोग यानी कि हमारे पीपल, एम्प्लॉयज भी आप कह सकते हैं उन्हें। दूसरा होता है कार्य यानी कि हमारे टास्क, तीसरा होता है संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, और चौथा है प्रौद्योगिकी, तकनीक या टेक्नोलॉजी। तो ये चारों जो तत्व होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे पे अन्योन्याश्रित भी होते हैं, यानी कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं। आप किसी को भी अलग नहीं कर सकते हैं और ये एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं। तभी बोला गया कि अगर आपको परिवर्तन लाना है तो आप इन चारों को देखिए। पहले ये 4 तत्व अगर आपके इंटैक्ट हैं तो आप परिवर्तन अच्छे से ला सकते हैं। इसका नाम डायमंड मॉडल इसलिए रखा गया क्योंकि जिस तरीके से इसको इन चारों तत्वों को रखा गया तो ये एक चौकोर रूप बनाते हैं जिसको हम डायमंड की तरह से भी देख लेते हैं। इसलिए
उन्होंने इसका नाम डायमंड मॉडल रख दिया। इसमें हम पहले तत्व की बात करते हैं जो कि संरचना है, यानी कि स्ट्रक्चर। इसमें आपको ये देखना होता है कि हमारे संगठन की संरचना है क्या, हायरार्की क्या है, पदानुक्रम क्या है, उसमें इकाइयाँ मतलब कि वर्क यूनिट केंद्रीकृत है यानी कि सेंट्रलाइज्ड है या विकेंद्रीकृत है, डिसेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड हम सत्र 2 में भी पढ़ चुके हैं, व्याख्यान 2 में हमने पढ़ा था, तो इसमें मैं आगे ही बढ़ रही हूँ। जब हम संरचना की बात करते हैं तो ये समझना कि कौन से स्तर पर नियंत्रण है, कहाँ से अथॉरिटी होती है, कहाँ पे डेलीगेशन होता है, किस तरीके से आपने वर्क यूनिट्स को विभाजित किया हुआ है, मतलब वर्क कार्य इकाइयों को विभाजित किया हुआ है। जियोग्राफिकल ब्रेकडाउन क्या है आपके स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का, संरचना का। तो संरचना में हम जिन मुद्दों की बात करते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं तो क्या हमारा परिवर्तन हमारी संरचना के हिसाब से है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, इनोवेशन, हम चाहते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो नवाचार की बात करें, उनको खुली छूट दी जाए कि वो अपने नए विचार ला सकें, लेकिन आपके संगठन की संरचना है केंद्रीकृत है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड है, आपके में सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होता है, तो क्या इस तरीके की संरचना में आप नवाचार को बढ़ावा दे पाएंगे? नहीं। तो आपको ये देखना है कम्युनिकेशन कैसा है, ड्यूटीज का विभाजन यानी कि कर्तव्यों का विभाजन कैसे होता है, तो ये हमें स्ट्रक्चर से पता चलता है। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, जो स्ट्रक्चर है वो एक डायमंड का रूप में दिखता है, इसलिए डायमंड मॉडल बोला जाता है। दूसरा जो मुख्य कारक इसमें होता है वह है कार्य, यानी कि टास्क। टास्क की जब हम बात करते हैं तो अपनी कार्य इकाई के मुख्य कार्यों की पहचान करें कि आप का संगठन जिस कार्य को करता है उसमें कार्य करने क्या क्या है, हमें अपने कर्मचारियों से कार्य करवाना क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ वो कर्मचारी उस कार्य को पूरा कैसे करते हैं, क्या वो कर्मचारी उस कार्य के लिए है या वो सिर्फ कार्य करने के लिए कार्य कर रहा है, उसमें क्षमता नहीं है, उसमें नॉलेज नहीं है, बट वो फिर भी उस पोजीशन पर है। क्या आपके संस्था में वर्क यूनिट्स हैं और वर्क यूनिट्स का विभाजन कैसे है। तो जब हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य में हम ये देखते हैं कि वर्क यूनिट्स में कौन कौन से कार्य करने हैं, कर्मचारी कौन सा कार्य करते हैं, कर्मचारी कार्य कैसे करते हैं, इसको समझने की ज़रूरत होती है। देखिए, दो तरीके के कार्य शामिल होते हैं। अगर हम बात करें, एक तो नियमित कार्य जो कि रूटीन टास्क हैं, एक होते हैं प्रमुख कार्य जो कि की टास्क होते हैं, जिसकी कहीं ना कहीं संगठन उसी की बुनियाद पर है। तो होते दोनों ही बेहद ज़रूरी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नियमित कार्य जो हैं वह बिल्कुल बेकार हैं, नहीं। अगर वह नहीं चलेंगे सुचारू रूप से तो वो संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। इसके अलावा जो तीसरा प्रमुख केंद्र है या कारण है या कारक आप कह सकते हैं या वेरिएबल कह सकते हैं, वो होते हैं हमारे लोग। किसी भी बदलाव की पहल में लोग अक्सर मुख्य होते हैं। क्यों? क्योंकि कौशल सेट और कर्मचारियों का रवैया किसी भी संगठन में बदलाव की सफलता को बहुत प्रभावित करता है। आपके कर्मचारियों का माइंडसेट कैसा है, कौशल को तो अभी हम साइड में रखते हैं कि स्किल सेट नहीं। मैं पहले कहूंगी कि आपके कर्मचारियों का रवैया, उनका सोच, उनकी सोच, उनका माइंडसेट वो कैसा है परिवर्तन के लिए। अगर वो फॉरवर्ड है तो परिवर्तन आएगा। हाँ, उसके साथ साथ, उस सोच के साथ साथ क्या बहुत ज़रूरी है, स्किल सेट होना, एबिलिटी होना, नॉलेज होना। तो अब आप ये देखिए कि जो आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो क्या आपके लोगों के पास वो स्किल सेट है? नहीं, तो आपको वो डेवलप करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो होता है लोग, जो हम अभी बात कर रहे हैं। लोग जो होते हैं, हमें ये और समझना है इस वेरिएबल में कि
उनकी क्या मान्यताएं हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, कौन से कौशल स्तर हैं, जो अभी हमने बोला। जो चीज़ नहीं है उनके पास, उनकी संस्कृति क्या है, कार्य संस्कृति यानी कि वर्क कल्चर कैसा है, वह लोग ही बनाते हैं, कर्मचारी ही बनाते हैं। और अगर वो आपके परिवर्तन से मेल नहीं खा रहा तो आपको बदलाव की ज़रूरत है। इसके अलावा जब हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तकनीक की, तो इसमें हम दो सूचियां बनाकर रखें। पहला कि हम कौन से प्रमुख उपकरण और प्रक्रियाएं या तकनीक यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं वर्तमान में। और दूसरा जो सूची हमें बनानी है कि अगर हम कोई परिवर्तन लाना चाह रहे हैं तो प्रस्तावित परिवर्तन के लिए कौन से उपकरण, कौन से प्रोसेस, कौन से टेक्निक, कौन सी टेक्नोलॉजी, तकनीक इस्तेमाल करनी है। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अभी वर्तमान में आपके पास क्या है और आपको तकनीक में कौन से लेवल तक पहुंचना है, या फिर आपको क्या क्या चीजें और लेकर आनी है उस परिवर्तन को लाने के लिए। तो ये होता है तकनीक का मतलब टेक्नोलॉजी। तो मैं समझती हूँ आपने ये चारों वेरिएबल्स पढ़ लिए और आपको ये समझ आया होगा कि जब हम लेविट के डायमंड मॉडल की बात करते हैं तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। हमने यहाँ पर लोगों की बात करी है, स्ट्रक्चर की बात कर ली, उसके कहीं ना कहीं हमने जब टास्क की बात करी तो उसके साथ साथ हमने टेक्नोलॉजी भी देखा, तो सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है और स्पष्ट रूपरेखा है, क्लियर फ्रेमवर्क है कि ये चारों चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ पर हमें जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है हम उसमें ज़्यादा चेंजेस लेकर आते हैं। और हमने इसमें अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने जब लोगों की बात करी, अपने कर्मचारियों की बात करी, तो हमने उनके स्किल सेट को बढ़ावा देने की बात करी है, हमने बेहतर परिणाम की बात करी है। लेकिन हाँ, कुछ हानियाँ भी होती हैं या कुछ नुकसान या कुछ लिमिटेशंस हम कह सकते हैं हर मॉडल की। तो कॉम्प्लेक्स मॉडल है क्योंकि हर केंद्र को समझना, बहुत डिटेल में डायग्नोस करना, निदान करना, हर एक चेंज एजेंट इतनी गंभीरता से उसे नहीं करता है, जिसकी वजह से ये मॉडल फेल हो जाता है। इसके साथ साथ किस वेरिएबल पर ज़्यादा फोकस किया जाए, किस पर कम, प्राथमिकता का ऑर्डर नहीं है क्लियर। तो इसमें भी कभी कभी चेंज एजेंट मात खा जाते हैं और बाहरी कारक हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो कभी कभी हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम कहते हैं हम सिर्फ क्या ध्यान दे रहे हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो हम क्या ध्यान दे रहे हैं लेविट के मॉडल में, सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स। ये सारे सब इंटरनल फैक्टर्स हैं, चाहे वो लोग हो चाहे तकनीक हो, सब इंटरनल फैक्टर्स। हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात ही नहीं करी, बाह्य कारकों की बात ही नहीं करी, उन पर ध्यान ही नहीं दिया। और इक्विलिब्रियम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि इन चारों में इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन हो। तो हर मॉडल को अगर हम उसकी अच्छी चीज़ें देखकर इस्तेमाल करते हैं तो साथ साथ ये भी देखना है कि उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है उसकी हानियों को देखकर। तो विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ कि आपको ये तीनों मॉडल, अटकर मॉडल, बर्क-लेटविन मॉडल और लेविट का मॉडल अच्छे से समझ आया होगा। अगले सत्र में हम नैडलर-टशमन मॉडल की भी बात करेंगे, जो कि चेंज का एक कॉन्ग्रुएंस मॉडल है और वह भी एक महत्वपूर्ण मॉडल है। तो मैं समझती हूँ आपको इस सत्र में सब समझ आया होगा। धन्यवाद।